चलिए अब H2SO4 के बारे में बात कर ली जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बात कर ली जाए। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, रसायनों का राजा। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं रसायनों का राजा? ये जब हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तब बात आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल इसके निर्माण की विधियाँ क्या हैं? तो आप औद्योगिक स्तर पर दो विधियों से बना सकते हैं, इसको बनाते हैं। एक संपर्क विधि है जिसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, दूसरी शीश कक्ष विधि, लेड चैम्बर प्रोसेस। संपर्क विधि में क्या करते हैं? वायु में आप सल्फर या फिर धातु सल्फाइड लें, उसको गर्म करें वायु में, क्या होगा? SO2 बनेगी। अब SO2 तो आसानी से बन जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SO3 आसानी से नहीं बनती। आपको याद होगा सल्फर ऑक्सीजन की रिएक्शन से SO2 हमने बनाई तो SO3 केवल और केवल 6 से 8% मिल रही थी। तो SO3 कैसे बनाएं? तो आप SO2 को वापस से ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, लेकिन वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में, V2O5 की उपस्थिति में, तब जाके SO3 बनती है। बिना उत्प्रेरक के नहीं बनेगी। ये उत्प्रेरक याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है या विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है। भाई क्रियाकारक गैस दिखाई दे रहे हैं, आपका जो उत्प्रेरक है वो भी गैस है, सॉरी वो सॉलिड है, तो ये क्या हुआ? विषमांगी उत्प्रेरण हुआ। उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था है वो क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था से कहाँ मैच कर रही है, अलग अलग है, विषमांगी उत्प्रेरण है। तो संपर्क विधि विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल हो गया। एक और चीज़, जैसे ये हमने, चलो ठीक है SO3 बनाया, अब SO3 में हम क्या सोचते हैं कि हम पानी डाल देंगे, H2O डाल देंगे तो SO3 + H2O बन गया H2SO4। जबकि तीसरा स्टेप ध्यान देने जैसा है, हमने सीधे H2SO4 बनाया ही नहीं है। हम SO3 को H2SO4 में अवशोषित कराते हैं और ओलियम बनाते हैं। देखो जरा, H2SO4 बनाया ही नहीं हमने, तो SO3 को एब्जॉर्ब करा दिया, ओलियम बना दिया, ये बेच दिया। क्यों? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि SO2 जब H2O से विकृत किया जाता है तो H2SO4 का डेंस फॉग बनता है, अम्ल का एक सघन धुआं टाइप का बनता है, और वहाँ पर आपको सांद्रता के बारे में आइडिया लगाना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर सांद्रता को कंट्रोल करना बड़ा आसान सा काम है। ये लिक्विड स्टेट में मिलना है पूरा का पूरा, यहाँ पर डेंस फॉग मिलते ही नहीं। ओलियम को लैब के अंदर जल के द्वारा डाइल्यूट कर लो, जिस सांद्रता का H2SO4 चाहो उस सांद्रता का बना सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। हालांकि यही एडवांस में तो हम इसका एक टॉपिक भी डिस्कस करते हैं, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। यहाँ जरूरत नहीं है तो उसको मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। शीश कक्ष विधि, अगर शीश कक्ष विधि को देखेंगे तो संपर्क विधि के जैसी ही है, बस वो जो SO2 से SO3 बनाया है उस स्टेप का उत्प्रेरक अलग है। वहाँ पर उत्प्रेरक हमने क्या लिया है? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, जो विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल था। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक लेते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होता है, क्रियाकारक भी गैस है, यानी ये कौन सा उत्प्रेरण हुआ? ये समांगी उत्प्रेरण हुआ, शीश कक्ष विधि, लेड चैम्बर प्रोसेस। बाकी कोई अंतर नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो आपको पता है अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर लगा दोगे तो क्या होगा? श्यानता ज़्यादा मिलेगी, गलनांक क्वथनांक ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप बाकी के अम्ल से तुलना कर रहे हैं तो H2SO4 अधिक गाढ़ा है, H2SO4 का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और जल के साथ ही स्थिर क्वांति मिश्रण बनाता है। राउट के नियम से विचलन भी दर्शाता है, ऋणात्मक विचलन। रंगहीन द्रव होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर स्किन पे आ जाएगा तो स्किन से निर्जलीकरण करा देता है, उसी की वजह से हमें खतरनाक जलन महसूस होती है। ये एक्शन है H2SO4 के। ठीक, अब H2SO4 की श्यानता ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ इसको स्पेशल बनाती है बाकी एसिड बनाने में। आपको याद होगा नाइट्रोजन फैमिली में हमने देखा HNO3, HF, HCl और ऑक्जेलिक अम्ल, ये हम सांद H2SO4 का उपयोग करके बना सकते हैं। क्यों? सांद H2SO4 गाढ़ा रहेगा, वो नीचे की लेयर बनाएगा, ये जो नए एसिड बनेंगे वो अपर लेयर बनाएंगे, इनको सेपरेट करना आपके लिए आसान रहेगा। इनकी गलनांक क्वथनांक में अंतर है तो भी इनको पृथक करना आपके लिए क्या रहेगा? आसान रहेगा। ये खासियत है H2SO4 की। अब सांद्र H2SO4 को बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल, तनु को नहीं बोलते। किंग ऑफ केमिकल किसको बोला जाता है? सांद्र H2SO4 को। क्यों भाई? ज़्यादातर जो आपके पास कंपाउंड होते हैं उनके रिएक्ट करने का तरीका क्या है?
कोई कंपाउंड ऑक्सीकारक है, वो ऑक्सीकरण करके ही रिएक्शन करता है। कोई कंपाउंड जो होता है वो अपचायक है, अपचयन के द्वारा रिएक्शन करता है। कोई कंपाउंड अम्ल है तो अभिक्रिया करता है अम्ल की तरह व्यवहार करके। कोई क्षार है तो क्षार की तरह व्यवहार करके अभिक्रिया करता है। कोई निर्जलीकारक होता है, कोई शुष्कक होता है। लेकिन H2SO4 को देखें, शांत H2SO4 को, ये अकेले ही हर तरह की रिएक्शन कर जाता है। प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। बोलेगा सामने वाले से चलो अम्ल क्षार अभिक्रिया कर लेते हैं, बोले नहीं हो रही क्या, बोले एक काम करो मैं तुम्हारा ऑक्सीकरण करा देता हूँ क्योंकि मैं प्रबल ऑक्सीकारक भी हूँ, और इससे अभिक्रिया कर लो। तो भी नहीं मान रहा सामने वाला, बोले नहीं मान रहा तो एक काम करता हूँ तुम्हारा H2O ही उड़ा देते हैं, निर्जलीकरण कर देते हैं, और ये नहीं है तो तुम्हारे आसपास अगर H2 है तो उसको खींच देते हैं। 4 तरीके से ये काम करता है, और इसीलिए इसे रसायनों का राजा भी बोला जाता है। हालांकि रसायनों का राजा बोलने का एक और लॉजिक भी है। किसी भी देश की अगर औद्योगिक विकास देखना है तो इस बात का आइडिया लगाया जाता है कि वो H2SO4 की खपत कितनी कर रहा है। कोई भी कंट्री H2SO4 की जितनी ज़्यादा खपत करती रहेगी, समझ जाना उसका औद्योगिक विकास उतना ही ज़्यादा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये औद्योगिक विकास का सूचकांक है। चलिए इनकी रिएक्शंस देखें। बच्चे अक्सर 2 तरह की रिएक्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि निर्जलीकारक और शुष्कक में अंतर क्या है। बेटा निर्जलीकरण का मतलब कंपाउंड का हिस्सा है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पर शुगर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये H2O के फॉर्म में बाहर निकाल दिया, निर्जलीकरण हुआ। फॉर्मिक अम्ल, कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको H2O के फॉर्म में बाहर निकाला, ये निर्जलीकरण है। ऑक्जेलिक अम्ल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, H2O के फॉर्म में बाहर निकाला, ये निर्जलीकरण है। यानी जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड का हिस्सा है उसको आप H2O के फॉर्म में बाहर निकाल दें, ये तो प्रोसेस हुई निर्जलीकरण की। और शुष्क, किसी को ड्राई कर देना, शुष्क कर देना, मतलब वो H2O नमी के रूप में उपस्थित है, कंपाउंड का हिस्सा नहीं है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन जब आप बनाते हैं तो साथ में कुछ नमी भी रहती है, H2O रहता है, उस H2O को बाहर करना है और आपको शुद्ध O2, N2 या Cl2 बनाना है। वो जो प्रक्रिया है उसमें आप क्या H2SO4 को क्या मानोगे, शुष्कक मानोगे, क्योंकि H2O क्लोरीन का हिस्सा नहीं था, ऑक्सीजन का हिस्सा नहीं था, नाइट्रोजन का हिस्सा नहीं था। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के लिए ही शांत H2SO4 शुष्कक की तरह काम में लेना ठीक रहेगा, क्योंकि N2, O2 और Cl2 तीनों ही शांत H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करते। अदरवाइज आपने अगर Br2 ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। शांत H2SO4 ऑक्सीकरण करा देगा Br2 का, I2 का ऑक्सीकरण करा देगा, तो वहाँ पे दिक्कत है। फिलहाल निर्जलीकारक के तौर पे इसके काम को देखा जाए, इसकी रिएक्शन देखी जाए। ये शक्कर है बेटा, शुगर, और इस शुगर में आपने क्या किया, शांत H2SO4 डाला, क्या होगा, शक्कर ब्राउन आ जाएगी, भूरी, काली भूरी पड़ जाएगी। क्यों? सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, कोयला। इसे हम बोलते हैं चारिंग ऑफ शुगर। फॉर्मिक अम्ल को जब शांत H2SO4 से ट्रीट कराते हो ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाता है, H2O बाहर हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बचता है। ऑक्जेलिक अम्ल को शांत H2SO4 से ट्रीट कराते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ CO2 भी मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, H2O तो मिल नहीं है, और तीनों जगह हमने एक ही काम किया है, निर्जलीकरण का। शांत H2SO4 निर्जलीकारक की तरह कार्य करता है। आइए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए H2SO4 का हमने निर्जलीकारक की तरह काम देख लिया, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन को शुष्क करने में काम में आता है, ये भी देख लिया। अब कुछ और रिएक्शन देख ली जाए। भाई अगर धातुओं के साथ शांत H2SO4 की रिएक्शन करें तो नोबल मेटल छोड़ दो, फिर प्लेटिनम और गोल्ड। प्लेटिनम गोल्ड ना तो शांत H2SO4 से अभिक्रिया करने वाली हैं और ना ही तनु H2SO4 से अभिक्रिया करने वाली हैं, नाम ही नोबल है। आपको याद होगा HNO3 के केस में हमने एक अम्ल राज बनाया था, तो प्लेटिनम और गोल्ड को अगर घोलना है तो अम्ल राज में ही घुलेंगे। खैर, अगर तनु H2SO4 से रिएक्शन कराना चाहते हैं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प लें। भाई वो सारी धातुएं जिनका मानक अपचयन व्यवहार ऋणात्मक आ रहा है, यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो धातुएं तनु H2SO4 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त कर देंगी। लेकिन वो धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं, यानी जिनके मानक अपचयन विभव के मान धनात्मक हैं, उनके लिए क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेंगी, हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेंगी।
और इनको याद करना आसान है, आप तो छापा याद कर लो। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। तो ये वो धातुएं हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे हैं। ये तनु H2SO4 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देंगी। छापा बोले तो कौन कौन सी धातुएं हैं? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ठीक, बाकी धातुएं तो आप रिएक्शन देख ही रहे हैं। जिंक डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? ZnSO4, हाइड्रोजन निकल जाएगी। मैग्नीशियम डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? MgSO4, हाइड्रोजन निकल जाएगी। वो जनरल कंसेप्ट। H2SO4 का एकमात्र जो रिएक्शन रहेगी वो क्या है? ऑक्सीकारक स्वभाव, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब H2SO4 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये इसकी ब्रेकिंग मैकेनिज्म याद है ना? ब्रेकिंग मैकेनिज्म हम K2Cr2O7 और KMnO4 के ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं। इसको ध्यान में रखोगे तो ज़्यादातर रिएक्शन बन जाएंगी। भाई इतनी ब्रेकिंग होनी है, ये नेसेंट ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकरण करता रहेगा। देखो जैसे कार्बन से अभिक्रिया कराओगे, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, SO2 H2O साथ में चलता रहेगा। सल्फर से अभिक्रिया कराओगे, अब सल्फर से दिक्कत है, ये सल्फर SO2 के फॉर्म में जाएगा और ये इधर से रिड्यूस होकर SO2 बनाएगा, तो सल्फर से अभिक्रिया पर SO2 बनेगा, है ना? अब H2SO4 से H2SO4 थोड़ी ना बना दोगे। कार्बन से अभिक्रिया पे कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरस से अभिक्रिया पे फॉस्फोरिक एसिड, बोरॉन से अभिक्रिया पे बोरिक एसिड। सिंपल सा टास्क है। अच्छा, ये HBr का भी ऑक्सीकरण करा देता है। HBr का ऑक्सीकरण कराएगा तो Br - Br2 के फॉर्म में आ जाएगा, I - I2 के फॉर्म में आ जाएगा, साथ में SO2 H2O मिल नहीं है। बाकी की अगर इसकी रिएक्शंस देखी जाएं तो आपको पता है प्रयोगशाला में HF, HCl, HNO3 और ऑक्जेलिक अम्ल बनाने के लिए H2SO4 का उपयोग होता है। कारण सांद्र H2SO4 F- को F2 में ऑक्सीकृत नहीं कर पाता। सांद्र H2SO4 Cl- को Cl2 में ऑक्सीकृत नहीं कर पाता। और NaNO3 में तो नाइट्रोजन ऑलरेडी +5 में, और कितना ऑक्सीकृत करोगे भाई? इससे आगे तो जा ही नहीं सकता ही। तो किसमें हिम्मत है कि नाइट्रेट का ऑक्सीकरण करा दे? और ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का अगर सॉल्ट है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण नहीं करता। इसीलिए ये जो 4 अम्ल हैं प्रयोगशाला में वो सांद्र H2SO4 की मदद से बनाए जाते हैं। हाँ, प्रयोगशाला में अगर आपको NaBr बनाना हो, सॉरी HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनाना हो, यहाँ पर आप HBr की जगह NaBr भी ले लेते तो भी हम रिएक्शन करा सकते थे, है ना? वो उस केस में NaHSO4 बन जाता, यहाँ पे Br2 होता है, SO2 तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे अगर सोडियम आयोडाइड लिया होता तो क्या बनता? NaHSO4 + I2 + SO2 + H2, है ना? खैर, प्रयोगशाला के अंदर ये 4 एसिड आप बना सकते हो सांद्र H2SO4 की मदद से। लेकिन अगर प्रयोगशाला में आपको HBr बनाना है, प्रयोगशाला में आपको HI बनाना है, तो सांद्र H2SO4 नहीं लगेगा, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। आपको बनाना था HBr, मिलेगा Br2, आपको बनाना था HI, मिलेगा I2। अगर सांद्र H2SO4 लिया तो क्या करो फिर? कोई ऐसा अम्ल लो जिसकी श्यानता तो ज़्यादा हो बट ऑक्सीकारक क्षमता कम हो। और ऐसा किसके पास मिलेगा? फॉस्फोरिक अम्ल के पास। तो सांद्र H2SO4 की बजाय अगर आप सांद्र फॉस्फोरिक अम्ल काम में लोगे तो जरूर फिर आप HBr और HI बना सकते हो। तो HBr और HI बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? इसकी है सांद्र H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल। इसके अलावा ऑक्सीकारक के 2 रिएक्शन जो बिल्कुल अलग भागती हैं, जिन्हें याद ही करना है। एक तो पोटेशियम क्लोरेट है जो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या हो रहा है, एक तरफ तो HClO4 दे रहा है लेकिन साथ में ClO2 भी दे रहा है। कुल मिला के विषमानुपातन की अभिक्रिया है। K4 एफिशिएंसी की रिएक्शन JEE एडवांस में आ चुकी है, हमारे नीट में भी आ सकती है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ब्रेक कर जाता है बेटा कॉम्प्लेक्स, K2SO4 बनता है, फेरस सल्फेट बनता है और अमोनियम सल्फेट बनता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होता है। याद रखिएगा ये सारे कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिए, आ सकती है एग्जाम में। चलिए हैलोजन परिवार स्टार्ट किया जाए। अच्छा, इससे पहले H2SO4 के उपयोग देख लें।
तो वैसे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फील्ड बचा है जहाँ पर H2SO4 काम में नहीं आता हो। इसीलिए तो हमने बोला था कि किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति देखनी हो तो देख लो कि H2SO4 की खपत कितनी है। बाकी आप देखो, अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें आप औद्योगिक स्तर पर बना रहे हैं, कोई धातु कर्म कर रहे हैं तो आपको H2SO4 की ज़रूरत है। वार्निश बना रहे हैं, पेंट बना रहे हैं तो H2SO4 की ज़रूरत है। इवन तो प्लास्टिक बना रहे हैं तो H2SO4 की ज़रूरत है। पेट्रोलियम में रिफाइनिंग करनी है तो H2SO4 की ज़रूरत है। मतलब H2SO4 के उपयोग भरे पड़े हैं बेटा, कहीं भी देखें हर जगह आपको H2SO4 काम में आता हुआ दिखाई देगा। ढेरों उपयोग हैं। खैर, अब हेलोजन की बात कर ली जाए। पहली बात तो इन्हें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन कंबाइंड वे में इन्हें हेलोजन कहा जाता है। क्यों हेलोजन कहा जाता है? क्योंकि इनके जो लवण है वो समुद्री जल में है। जैन का मतलब जनरेशन, हेलो समुद्री जल के लवण है। खैर, आवाज सारणी में अगर देखा जाए कि रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा कहीं है तो यहाँ पर सजातीय श्रेणी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना सजातीय श्रेणी, जैसे जैसे अणुभार बढ़ाते जाते हो, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में क्रमिक परिवर्तन है भौतिक गुणधर्म में, वो चीज़ इधर भी है। अगर आप देखें तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जितनी रेगुलरिटी यहाँ पे है उतनी कहीं और नहीं है। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन तक आते आते ठोस हो गए। होना भी यही चाहिए था, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर वान डेर वाल आकर्षण के बल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और जो अधातुएं हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो वान डेर वाल्स के आकर्षण के बल से ही डिसाइड होते हैं। गलनांक क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम ही आएगा। फ्लोरीन का गलनांक क्वथनांक सबसे कम होगा, आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा। वैसे इनके कलर में भी एक रेगुलर शिफ्ट है। आप देखो, फ्लोरीन हल्का पीले रंग का है, क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला होता है, ब्रोमीन लाल भूरे रंग का होता है और आयोडीन वायलेट कलर का होता है। ये जो हेलोजन में कलर में रेगुलर शिफ्ट है इसे बोला जाता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, है ना। और केमिकल बॉन्डिंग में हम कई बार इसके बारे में बात करते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट का ये कलर आने का जो रीजन है वो HOMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और LUMO लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण है। खैर, भारी भरकम बात हो जाएगी, हम उस पर ना जाते हुए सीधे अपने वापस से पॉइंट पे आते हैं। फ्लोरीन जो है ज़्यादातर तो अघुलनशील ही मिलते हैं। ज़्यादातर फ्लोरीन के बने हुए सॉल्ट आपको अघुलनशील मिलने वाले हैं। हालांकि सिल्वर फ्लोराइड घुलनशील है, सिल्वर फ्लोराइड जल में घुल जाता है। अघुलनशील रूप में अगर आप देखें तो CaF2 मिलेगा आपको, फ्लोरेस्पार जिसे जानते हैं आप। एपेटाइट फैमिली के बारे में हमने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा था, याद होगा, फ्लोर एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो फ्लोर एपेटाइट जो होगा उसमें फ्लोरीन मिल जाएगा आपको। क्रायोलाइट Na3AlF6, इसमें भी फ्लोरीन अवेलेबल है। वैसे देखा जाए तो समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके ब्रोमाइड और आयोडाइड बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। भाई फ्लोरीन का स्रोत तो देख लिया, और क्लोरीन मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है। समुद्र मतलब सी वाटर में NaCl कितना है आप देखो ना, तो सबसे बड़ा सोर्स क्लोरीन का है, वही है। उससे ज़्यादा सोर्स और क्या लोगे। हाँ, अगर ब्रोमीन आयोडीन की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर समुद्री जल से ही मिलेंगे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के आप ब्रोमाइड, आयोडाइड आसानी से देख सकते हैं। कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2O क्लोरीन का एक सोर्स है। समुद्री घास में 0.5% तक आयोडीन होता है। तो गहरे पानी में जब आप जाते हैं तो वो जो बैगनी कलर सा जो आपको दिखाई देता है वो उस आयोडीन की वजह से 0.5% तक आयोडीन है। सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। हमने नाइट्रोजन परिवार में ये बातचीत की थी, है ना। और चिली सॉल्ट पीटर जो होता है उसमें 0.2% के आसपास सोडियम आयोडेट भी होता है। तो एक आयोडीन का सोर्स इधर भी है, चिली सॉल्ट पीटर में 0.2% तक सोडियम आयोडेट मिल जाता है। वैसे हेलोजन का डिटेक्शन करने के लिए स्टार्च विलयन का उपयोग किया जाता है। फ्लोरीन और क्लोरीन तो खैर स्टार्च विलयन से कोई अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन ब्रोमीन जरूर स्टार्च विलयन से अभिक्रिया करके पीला रंग दे देता है, और जो आयोडीन होता है वो स्टार्च विलयन के साथ डीप ब्लू कलर, गहरा नीला रंग दे देता है ना। बंद ऊर्जा का एक ये क्रम हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया है। वैसे तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बंद ऊर्जा घटती है, यहाँ पे भी घट रही है, बट फ्लोरीन कुछ गड़बड़ कर रहा है। जहाँ फ्लोरीन की बंद ऊर्जा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी वो आयोडीन के समकक्ष है, आयोडीन से थोड़ी सी ज़्यादा है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्सन लगता है। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे YouTube चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। आकार बहुत छोटा है फ्लोरीन का, तो वो लोन पेयर प्रतिकर्षण जो है वो कहीं ना कहीं बंध को कमजोर बना देता है। अधिक जानकारी के लिए बेटा केमिकल बॉन्डिंग में देखें इसको। जल में विलेयता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जल में विलेयता घटती जाती है हेलोजन में। फ्लोरीन की विलेयता सबसे ज़्यादा है, आयोडीन की सबसे कम है, और ये पैटर्न यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। अक्रिय गैसों में इसका जस्ट रिवर्स है मामला। हीलियम सबसे कम विलेय है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विलेय है। फिलहाल अक्रिय गैसों का अक्रिय गैस में डिस्कस करेंगे। इधर हेलोजन देख लें। फ्लोरीन बड़ी आसानी से रिएक्शन करता है, ठंडे पानी से भी, गर्म पानी से भी। ठंडे जल से जब अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, और गर्म जल से जब अभिक्रिया करता है तो ओजोन रिलीज होती है। अच्छा, क्लोरीन जल और ब्रोमीन जल आपने पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑक्सीकारक के रूप में काम में आते हैं। तो क्लोरीन वाटर कैसे बनता है? क्लोरीन H2O की रिएक्शन से। ब्रोमीन वाटर कैसे बनता है? ब्रोमीन H2O की रिएक्शन से। अब देखें, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोरीन पूरा का पूरा घुलने वाला है, लेकिन ब्रोमीन आंशिक रूप से घुलेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये, और आयोडीन तो घुल ही नहीं रहा है। आयोडीन नहीं घुलता बेटा जल में। हाँ, उसको घोलने के लिए आप एक छोटा सा काम करो, घुल जाएगा। क्या करो? पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दो। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड ऐड करोगे, KiI2 से रिएक्शन करके KI3 बना जाएगा, और KI3 आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक जल में आसानी से घुल जाते हैं, तो बिल्कुल घुलेगा। ऑक्सीकारक क्षमता किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन वाटर की या ब्रोमीन वाटर की? क्लोरीन वाटर की ऑक्सीकारक क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है HOCl में। और ये HOCl को ही तो ऑक्सीजन देना है, इसी को तो ऑक्सीकारक की तरह काम करना है। तो ओवरऑल ऑक्सीकारक क्षमता क्लोरीन जल की ब्रोमीन जल से ज़्यादा होती है। चलिए, हेलोजन के बारे में ये हमने कुछ बात की, अब इस बातचीत को और आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे की बातचीत स्टार्ट की जाए। ऑक्सीकारक क्षमता, भाई फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक ऑक्सीकारक क्षमता लगातार घटती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रहा पूरा का पूरा ट्रेंड। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ऑक्सीकारक करता क्या है? ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन खींचता है, और उदासीन परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, जैसे Cl से Cl- बनाना या F से F- बनाना, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता तो क्या हुई? फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, एक तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की ज़्यादा है, यानी Cl से Cl- तो आसानी से बनेगा F से F- की तुलना में। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है तो क्यों ना क्लोरीन Cl2 को अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लिया जाए F2 से। होना चाहिए ना, Cl2 F2 से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन डाटा तो कुछ और ही सजेस्ट कर रहा है। जलीय विलयन में फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीकारक होता है क्लोरीन से। और अगर आपने वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी देखी है, तो देखो उसमें फ्लोरीन के लिए मानक अपचयन विभव का मान अत्यधिक धनात्मक है। उससे अच्छा ऑक्सीकारक नहीं मिलेगा बेटा आपको। आखिर ऐसा क्यों है? तो उसके लिए आपको पूरी प्रोसेस समझना पड़ेगी। मानक अपचयन विभव डेल जी से लिंक करता है, डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस। और आपने बॉन्ड एवर चक्कर पढ़ा होगा, पता है ना, क्रियाकारक से उत्पाद एक स्टेप में बनाया, एक से ज़्यादा स्टेप में कुल ऊष्मा परिवर्तन का मान सेम होता है। उन्हीं कंसेप्ट को अगर अप्लाई किया जाए तो कुल मिला के इतनी प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी, तब जाके एक हेलोजन ऑक्सीकारक का काम कर पाएगा। भाई सबसे पहले तो आपको बंध तोड़ना पड़ेगा, अणु है, परमाणु बनाना पड़ेगा। बंध तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दोगे, बंध ऊर्जा दोगे। और यहाँ पर एक परमाणु है, दो परमाणुओं के लिए अगर बंध ऊर्जा है तो एक के लिए क्या होगा? बंध ऊर्जा का आधा। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 इसीलिए किया है, एक एक्स परमाणु। तो बंध तोड़ दिया भाई, परमाणु बन गया, गैसीय परमाणु बन गया। अब इसका ऋणायन बनाओ। गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो जो ऊर्जा निकलती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोल सकते हो। फिर जब X- बन जाएगा उसके बाद इसका जलीय वजन होगा, जलीय आयन बनेगा X- का। इस प्रक्रम में ऊर्जा निकलेगी जिसे जलीय वजन ऊर्जा कहा जाएगा।
जिसे हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाएगा। अब कंपेयर करते हैं, हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि ऊर्जा हमें तो कम से कम देनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा निकले। जितनी ज़्यादा ऊर्जा आप प्रोसेस में निकाल पाए हैलोजन उतना अच्छा ऑक्सीकारक होगा। सिंपल सा थॉट है। बंध वियोजन ऊर्जा, ये तो बंध तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा है। आपको पता है कि बंध वियोजन ऊर्जा का मान, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान किसके लिए ज़्यादा होता है, क्लोरीन के लिए ज़्यादा होता है। यानी क्लोरीन का बंध तोड़ने के लिए तो आपको ज़्यादा ऊर्जा लगेगी और फ्लोरीन का बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा कम लगेगी। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ही है, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से बंध ऊर्जा कम होती है। यहाँ ऊर्जा कम देनी पड़ रही है, यानी ये जो फैक्टर है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, फ्लोरीन को। कम ऊर्जा जहाँ लगे वो ज़्यादा अच्छा। अब दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधता, वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधता मतलब ऊर्जा निकल रही है और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा निकले। तो चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बंधता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फैक्टर क्या सपोर्ट कर रहा है, क्लोरीन को। बंध ऊर्जा बोल रही है कि फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीकारक होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन बंधुता बोल रही है कि क्लोरीन अच्छा ऑक्सीकारक होना चाहिए। अब मामला टिक गया हाइड्रेशन एनर्जी पे। F- बहुत छोटा होता है साइज में, Cl- बहुत बड़ा होता है और आयन जितना छोटा हो उतना ज़्यादा जलयोजन, तो F- का जलयोजन बहुत ज़्यादा होगा। तो ना सिर्फ इसकी जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा है बल्कि काफ़ी ज़्यादा है Cl- से। और ये वो फैक्टर है जो सारी गणित बदल के रख देता है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में, रीजनिंग में पूछ लें कि फ्लोरीन की ऑक्सीकारक क्षमता क्लोरीन से अधिक है जलीय विलयन में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, वजह क्या है, तो आप सीधे आंसर दे सकते हैं जलयोजन ऊर्जा। बहुत छोटा है F- साइज में, तो उसका जब जलयोजन होता है, हाइड्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। खैर, अब यहाँ पर कुछ और रिएक्शन है, ऑक्सीकारक हैं तो ऑक्सीकरण कराएंगे। किसका ऑक्सीकरण कराएंगे, X- रेनाइन का। याद रखिए, प्रबल ऑक्सीकारक दुर्बल ऑक्सीकारक को उसके लवण में से हटा देता है और उसकी जगह खुद ले जाता है। प्रबल ऑक्सीकारक दुर्बल ऑक्सीकारक को हटा देता है, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल को हटा देता है। सीधी सीधी कहानी। वो चीज यहाँ पर भी। अब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता घट रही है। फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीकारक है क्लोरीन से, क्लोरीन अच्छा ऑक्सीकारक ब्रोमीन से, ब्रोमीन अच्छा ऑक्सीकारक आयोडीन से। कुल मिला के हम बोल सकते हैं ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले हेलोजन को उसके सॉल्ट में से हटा देगा। एक अच्छा ऑक्सीकारक दुर्बल ऑक्सीकारक को उसके सॉल्ट में से हटा देगा। याद रहेगा ना, ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले हेलोजन को उसके लवण के जलीय विलयन में से बाहर कर देता है, हटा देता है। और वो चीज इधर दिखाई दे रही है। अब देखो, फ्लोरीन X- से रिएक्ट करके F- बनाएगा, X2 बनाएगा। अब X क्या क्या हो सकता है, तो फ्लोरीन के नीचे क्या क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। क्लोरीन X- से अभिक्रिया करके लवण में से X- को हटा देगा, खुद Cl- बना जाएगा, X2 बन जाएगा। X यहाँ पे क्या हो सकता है, तो क्लोरीन के नीचे आवर्त सारणी में क्या है, उसमें समूह में क्या है, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर X जो होगा ब्रोमीन आयोडीन होगा। ब्रोमीन के नीचे केवल आयोडीन ही बचता है, इसलिए थर्ड रिएक्शन में आप देख रहे हैं X आयोडीन है। नहीं आई बात समझ में, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सोडियम फ्लोराइड की क्लोरीन से रिएक्शन करा के NaCl बना रहा हूँ और साथ में बना रहा हूँ क्या, F2। दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, NaCl को रिएक्ट कर रहा हूँ F2 से और बना रहा हूँ सोडियम फ्लोराइड प्लस Cl2। इन दो में से एक रिएक्शन तो हो रही है, एक नहीं हो रही है। बताओ जरा कौन सी। ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले हेलोजन को हटा सकता है, नीचे वाला हेलोजन ऊपर वाले हेलोजन को नहीं हटा सकता सॉल्ट में से। यानी ये वाली रिएक्शन तो नहीं होगी, ये जरूर हो जाएगी। और इतनी तो समझा रहा हूँ बार बार कि ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले हेलोजन को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस कर देता है, खुद उसकी जगह ले जाता है। उम्मीद है अब बात समझ में आ गई होगी। खैर, ये बहुत सारी रिएक्शन है। अपचायक क्षमता की बात की जाए तो F- से I- तक लगातार अपचायक क्षमता बढ़ती है। Br- I- काफ़ी हद तक अपचायक हैं और F- तो अपचायक होते ही नहीं है। F- अनपचायक है। भाई हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा पूरी आवर्त सारणी में। किसमें हिम्मत है कि F- का इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाए, किसी में नहीं।
चलिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की कुछ बातचीत कर ली जाए, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाओं को देख लिया जाए, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। लगातार हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता घटती जाती है। फ्लोरीन के साथ आप देखो रिएक्शन अंधेरे में ही हो जाती, प्रकाश की तक जरूरत नहीं है, जबकि क्लोरीन से अभिक्रिया करने के लिए आपको सनलाइट देनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश देना पड़ता है, तभी अभिक्रिया होती है, अदरवाइज क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं होती। ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया में ना सिर्फ सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, आपको गर्म करना पड़ रहा है। जब इसको गर्म करोगे तभी HBr बनेगा। और आयोडीन की साथ अगर रिएक्शन करानी है तो सिर्फ गर्म करने से भी काम नहीं चलेगा, उत्प्रेरक लेना पड़ेगा प्लेटिनम, तब जाके HI बनेगा, और वो भी कम बनता है, प्रोडक्ट यील्ड कम है। सो क्रियाशीलता का क्रम क्या है? F2 से लेकर I2 तक क्रियाशीलता लगातार घटती जा रही है। अच्छा, ये जो हाइड्राइड हमने बनाए हैं इनके बारे में बातचीत ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में हम कर चुके हैं। जलीय विलयन में अम्लीय सामर्थ्य समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, तो ये ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। उसमें स्थायित्व तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, घटता हुआ दिखाई दे रहा है। गलनांक क्वथनांक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं, और हाइड्रोजन बंध की वजह से HF असामान्य व्यवहार दर्शाएगा, वो इधर भी है। क्वथनांक HF का सबसे ज़्यादा है और गलनांक में सेकेंड लार्जेस्ट है, और दोनों के रीजन क्या है? HF हाइड्रोजन बंध बना जाता है, इसलिए वो आपको चेंज देखने में आ रहे हैं। यहाँ पे बातचीत हाइड्रोजन के साथ खत्म होती है। हाइड्राइड की बात खत्म कर ली, तो अब इसके ऑक्साइड पे आ जाएं। -1 +1 +4 +5 +7 ये ऑक्सीकरण अवस्थाओं में आपको ऑक्साइड मिलते रहेंगे, ऑल्दो +3 नहीं मिल रहा है। आपको पता है फ्लोरीन केवल और केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं। तो फ्लोरीन के साथ OF2 और O2F2 बनता है। हालांकि इनको ऑक्साइड बोलना गलत होगा। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा हैलोजन ऐसा है जो ऑक्साइड नहीं बनाता, वो है फ्लोरीन, फिर आप बोलोगे सर ये क्या बना रखा है? ये ऑक्साइड नहीं है बेटा, ये फ्लोराइड है, क्योंकि फ्लोरीन पे -1 है, तो ये फ्लोराइड है, ऑक्साइड नहीं है। अच्छा, +1 में क्लोरीन Cl2O बना रहा है, ब्रोमीन Br2O बना रहा है। बाकी तो फ्लोरीन तो आप भूल जाओ, आप -1 के अलावा कोई ऑक्सीकरण अंक मिलेगा नहीं। और आयोडीन +1 में कोई ऑक्साइड नहीं बनाता, आयोडीन +3 में +4 में कोई ऑक्साइड नहीं बनाता। आयोडीन के ऑक्साइड आपको +5 +7 में ही मिलेंगे। +5 में आयोडीन I2O5 बनाता है, +7 में I2O7 बनाता है। हाँ, क्लोरीन और ब्रोमीन +1 और +4 दोनों में ही ऑक्साइड बनाते हैं। +1 का ऑक्साइड Cl2O है और +4 का ऑक्साइड ClO2 है, ठीक है। अच्छा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन का I2O5 है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन Cl2O7 बनाता है। आयोडीन तो I2O7 बनाते ही है। आइए अब इन ऑक्साइड की डिटेल डिस्कस की जाए और इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए, देखते हैं। चलिए ऑक्साइड की कहानी को हम कंटिन्यू करें। अगर स्थायित्व की बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था देख लेना काफ़ी एक अच्छा तरीका होता है, चाहे वो ऑक्सी अम्ल हो या फिर ऑक्साइड हो। स्थायित्व चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या? देखो, ऑक्सीकरण अंक देखो। जितना ज़्यादा आप प्लस में ऑक्सीकरण अंक बढ़ाते जाओगे ना, क्या होगा? तत्व की विद्युत ऋणता उतनी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अतिव्यापन करेगा। ज़्यादा अतिव्यापन करेगा तो बंध ज़्यादा मजबूत होगा, आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। वो चीज़ इधर भी दिखाई दे रही है। Cl2O का स्थायित्व सबसे कम है क्योंकि क्लोरीन +1 में है, और Cl2O7 में स्थायित्व सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन +7 में आ गया। अच्छा, जो ऑक्साइड ज़्यादा स्थायी है वो ऑक्सीजन आसानी से नहीं देगा, तो उसकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? सबसे कम होगी। और जो सबसे कम स्थायी है ऑक्साइड, वो जल्दी ऑक्सीजन दे देगा, उसकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। सो कुल मिला के स्थायित्व का उल्टा ऑक्सीकारक क्षमता आती है। तो अगर Cl2O से Cl2O7 तक क्या हो रहा है? स्थायित्व बढ़ रहा है, तो Cl2O से Cl2O7 तक ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? घटेगी। और वो ट्रेंड आपको इधर दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, क्लोरीन जो होता है अभी अभी हमने देखा अधिकतम संख्या में ऑक्साइड बना रहा है, आयोडीन सबसे कम ऑक्साइड बना रहा है। अब आप बोलोगे सबसे कम तो फ्लोरीन बना रहा है, फिर फ्लोरीन ऑक्साइड बना कहाँ रहा है? फ्लोरीन तो फ्लोराइड बना रहा है, ऑक्साइड नहीं बना रहा है। अच्छा, O2F2 का एक स्पेसिफिक यूज है, याद रखिएगा, ये प्लूटोनियम को PuF6 में ऑक्सीकृत कर देता है,
तो नाभिकीय ईंधन में जब प्लूटोनियम हटाना होता है तो हम O2F2 को काम में लेते हैं, रिएक्शन करा देते हैं, प्लूटोनियम PuF6 बना के अलग हो जाता है। स्पेसिफिक यूज है, आ सकता है एग्जाम में। सबसे खतरनाक डाटा है इसका ऑक्साइड के स्थायित्व का। आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, उसके बाद स्थायित्व किसका आता है, क्लोरीन का आता है, उसके बाद ब्रोमीन का। रेगुलर ट्रेंड नहीं है। दरअसल इसमें दोनों डाटा मिक्स है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड है, काइनेटिक और थर्मोडाइनमिक दोनों डाटा यूज करके ये एस्टिमेशन हुआ है। तो कुल मिला के फैक्ट है जो हमें याद रखना है। ClO2 ब्लीचिंग एजेंट है और ऑब्वियस सी बात है इसका उपयोग होता भी है, कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में ये विरंजन के काम में आता है, ब्लीचिंग के काम में आता है। ये ऑक्साइड तो बना लिए, इनके जलापटन पे क्या बनेगा, ऑक्सी अम्ल बनेंगे। भाई अम्लीय ऑक्साइड से ऑक्सी अम्ल बनते हैं और क्षारीय ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड बनते हैं जल से अभिक्रिया करने पर, यही तो होता है। अच्छा, ऑक्सी अम्ल बनाने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, शॉर्टकट यूज कर सकते हो। आप तो ऑक्साइड में एलिमेंट के ऑक्सीकरण अंक देखा करो और उस ऑक्सीकरण अंक का ऑक्सी अम्ल बनाते जाओ। सपोज आपके पास कोई एक ऐसा ऑक्सीकरण अंक मिल रहा है ऑक्साइड में कि उस ऑक्सीकरण अंक पे कोई ऑक्सी एसिड है ही नहीं, तो क्या करो, 2 ऑक्सी एसिड बनाओ, एक +1 ऑक्सीकरण अवस्था करके, दूसरा -1 ऑक्सीकरण अवस्था करके, हो गया काम। जैसे H2O की CO2 से रिएक्शन कराओगे तो कार्बन किसमें है, +4 में है ना, तो +4 का ऑक्सी अम्ल क्या है, H2CO3। जैसे N2O3 में नाइट्रोजन +3 में है तो +3 का ऑक्सी अम्ल क्या है, HNO2। अब NO2 में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, NO2 या N2O4 लिखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक +4 है। नाइट्रोजन परिवार में +4 ऑक्सीकरण अंक का कोई ऑक्सी अम्ल नहीं है। अक्रिय जो जितने भी आपके पास ये अम्लीय ऑक्साइड दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सी एसिड बनाओगे, सम ऑक्सीकरण अंक तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, दिखेगा ही नहीं। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, हैलोजन फैमिली में जितने भी आप ऑक्सी अम्ल बनाते हो उसमें केंद्रीय परमाणु हमेशा विषम संख्या में ऑक्सीकरण अंक दर्शाता हुआ दिखाई देगा आपको। तो एक फिर आसान सा काम करो, क्या करो, अगर +4 में नहीं है ऑक्सीकरण कोई ऑक्सी अम्ल तो -1 और +1 करके 2 बना लो। तो +4 में -1 किया मतलब +3 ऑक्सीकरण अंक, +3 ऑक्सीकरण अंक का ऑक्सी अम्ल क्या है, HNO2। इसमें +1 कर दो यानी +5 ऑक्सीकरण अंक, और +5 ऑक्सीकरण अंक में जो ऑक्साइड है वो ऑक्सी अम्ल है, वो क्या है, HNO3। तो NO2 2 ऑक्सी अम्ल बनाएगा, HNO2 और HNO3। इसीलिए तो मिश्रित एनहाइड्राइड बोला जाता है। CO2 किसका एनहाइड्राइड, H2CO3 का। N2O3 किसका एनहाइड्राइड, HNO2 का। लेकिन NO2 किसका एनहाइड्राइड या N2O4 किसका एनहाइड्राइड, ये मिश्रित एनहाइड्राइड है, HNO2 और HNO3 का। ठीक इसी तरह से N2O5 है, नाइट्रोजन +5 में +5 का ऑक्सीकरण अंक ऑक्सी अम्ल बना दिया। SO2 में सल्फर +4 में +4 का ऑक्सी अम्ल बना दिया। SO3 में सल्फर +6 में +6 का ऑक्सी अम्ल बना दिया। और यही काम इसमें किए भाई। Cl2O में क्लोरीन +1 में, इसलिए हाइपोक्लोरस अम्ल बनाया है। तो Cl2O किसका एनहाइड्राइड हुआ, हाइपोक्लोरस अम्ल का। ClO2 मिश्रित एनहाइड्राइड है भाई। Cl2 में क्लोरीन था +4 में, सम संख्या का ऑक्सीकरण अंक दिख रहा है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन मिलेगा नहीं। क्या करो, +1 करके और -1 करके 2 ऑक्सी अम्ल बनाओ। तो +1 करके +5 में ClO3 बना दिया क्लोरिक अम्ल, और -1 करके +3 का बना दिया HClO2। ठीक यही हालत Cl2O6 में, ClO3 का डाइमर, इसका जल अपघटन कराओगे, यहाँ पर जो क्लोरीन है +6 में, सम संख्या +1 -1 कर दो तो एक HClO3 बनेगा +5 में, एक HClO4 बनेगा +7 में, और Cl2O7 में तो क्लोरीन +7 में है तो सीधे सीधे HClO4 बनानी है। ये लो भाई, ऑक्साइड का वाटर से ट्रीटमेंट भी कर दिया। बाकी की बातचीत अगले लेक्चर में। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।